प्रेस के साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। अभी मैं जो है पूरा मंडी जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां बारिशों के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण और जो बादल फटने के कारण जो इलाके प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे परिवार जो इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई कई के मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत सारे लोगों की बागवानी और कृषि योग्य भूमि जो है बह गई है। सड़क संपर्क और उसके अलावा पेयजल की स्कीमें और बिजली की स्कीमें जो प्रभावित हुई हैं, साथ में सरकारी संपत्ति जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स हैं, अन्य जो है लोकल बॉडीज की बिल्डिंग्स हैं, उन सब का एक जायजा लेने और जो राहत कार्य सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे, उन सब का जो है रिव्यू करने के लिए मैं जो है इन क्षेत्रों का दौरा किया और मैंने एक बड़ी बैठक चुनाव के अंदर, जिसमें जिले के सारे उच्च अधिकारी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपी और जो मंडी जिले के पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर हैं, बिजली बोर्ड और जल शक्ति के हैं, इन सबको भी जो है चुनाव में एक विशेष बैठक के लिए बुलाया था और इसकी मीटिंग भी वहाँ पर मैंने की है। परंतु इस बीच में जब मैं चुनाव के एरिया में शुरुआत मैंने गौर से किया, उसके बाद बक्सार होते हुए शाम के समय जब मैं चुनाव पहुंचा, तो वहाँ पर कुछ लोग मुझे जो चुनाव के जो वहाँ पर जो एक हमारा छोटा सा कस्बा है, वहाँ के लोग जो बाजार के हैं, वो मुझसे मिले और उनका सिर्फ केवल एक ही जो मेरे से वो चाह रहे थे, मांग थी कि जो हॉर्टिकल्चर और जो हमारा फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है, जिसको वहाँ से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए जो है 24 तारीख को ही वहाँ नोटिफिकेशन हुई थी, उससे संबंधित उनका जो मांग था कि उसे वहाँ पर रखा जाए, उसे शिफ्ट ना किया जाए। मैंने उनको काफ़ी समय दिया, जो प्रतिनिधिमंडल उनका था, काफ़ी देर तक उनसे विस्तृत चर्चा हुई। तो हमने उनको बताया कि फिलहाल गवर्नमेंट ने टेम्परेरी इसको शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जो बच्चे 300 से ज़्यादा छात्र छात्राएं वहाँ पर चुनाव में जो उनका हमारे यूनिवर्सिटी का कोई वहाँ भवन नहीं है, वहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, परंतु एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में कुछ कमरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हुए थे, कुछ कमरे हमारे जो है वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर का लिया हुआ था। तो ये जो बच्चे ज़्यादातर बाहर जो है बाजार में किराए के मकानों में रहते, उनका कहना था कि 2023 में भी इस किस्म की घटना हुई, 24 में भी घटना हुई और फिर अभी जो है दोबारा से 25 में हुई, तो वो लोग वहाँ सुरक्षित नहीं है। उस रात भी वो जो है बड़ी मुश्किल से जान बचाकर रेस्ट हाउस में सारी रात गुजारा उन्होंने। बाद में जो है जब रास्ते बंद थे, उनके दो जो है प्रोफेसर जो लेडीज थी, वो जो है प्रेगनेंसी के दौर पे थे, उनको तो उन्होंने जो है बच्चों ने जो है छात्रों ने जो है एक पलगी बनाकर पलगी में उनको वहाँ से शिफ्ट किया। तो इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से मिले, बच्चे भी मिले और हमारे से भी मिले। सबका यह था कि हम वहाँ पर वापस हरगिज नहीं जाएंगे। अगर उन्हें ये जो है कोर्स छोड़ना भी पड़े, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का था कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसे असुरक्षित स्थान में, जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट ऐसे मकानों में जो नदी किनारे हैं और जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक बार नहीं कई बार इस किस्म की घटनाएं हुई हैं, वहाँ नहीं होगा। तो सरकार ने इन सब बातों के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि एक तो अभी बच्चों के एग्जाम होने हैं तुरंत, और दूसरा जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, उसके लिए भी बच्चों के एडमिशन्स जो है शुरू हो गए हैं और उनको भी बिठाना है। तो सभी बातों को ध्यान में रख के पहले हमने कोई जो सरकारी भवन उस नज़दीक में सुरक्षित मिले, उसकी कोशिश की। तो सिराज क्षेत्र में कोई ऐसा भवन उस समय तुरंत अवेलेबल नहीं था। नज़दीक में गौहर में जो वहाँ पर अटल जो एक आदर्श विद्यालय का भवन है, जो करीब करीब कंप्लीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और उसके हॉस्टल भी कुछ अभी जो है थोड़ा बहुत उसमें कुछ काम अभी रहता है, जो 80% तैयार है।
और साथ में एक वहाँ पर जो कॉलेज है, उस कॉलेज के एक हॉस्टल काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है, उसको भी मैं स्वयं जाके सारा निरीक्षण कर किया। और ये फैसला हुआ कि ये जो कॉलेज तुरंत वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख के, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के, एकेडमिक्स को जो है प्रॉपर चलाने के लिए ये सरकार ने फैसला लिया। तो ये बात इन जो प्रतिनिधिमंडल आए, इनके साथ विस्तृत चर्चा हुई और हमने कहा सब बातों को ध्यान में रख के भविष्य में इसका फैसला लिया जाए। तो शाम को तो वो लोग चले गए। सुबह मैंने 7 बजे से पूरा जो है चुनाव जंजैली क्षेत्र जहाँ जहाँ पर मुझे जाने की जरूरत थी, सभी जगह पे मैंने दोपहर तक सारा विस्तृत जो है एक दौरा किया, जिसमें कई जगह पे लोगों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए और हमने जो है एक खुला मंच के तरह हर एक व्यक्ति से जो राहत के कार्य हो रहे थे उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। और जिन लोगों के मकान बह गए, जिनके खेत बह गए, उनसे भी हमने पूछा कि जो लिस्ट हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया, एक एक लिस्ट को इस एक सभाओं के अंदर हमने रखा, नाम उसमें जो है जिनके आए हैं नुकसान का वो भी पढ़ के सुनाया, और जिन लोगों ने उसको सही माना और जो लोग कुछ छूटे हुए थे उनके बारे में भी हमने जो है वहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार उनको भी डायरेक्शन दिया कि मौके पे जाके छानबीन करके अगर वाकई कोई पात्र व्यक्ति रह गया है उसको भी जो है सरकारी राहत के जो भी इनको चाहे मकान का मिलना है चाहे बिलोंगिंग्स का मिलना है उसके लिए किया जाएगा। तो ये सारा जो है पूरा जो है जंजाली के बहुत सारे गांव चुनाव के इलाके में यहाँ पर कहीं भी कोई किसी किस्म का पब्लिक में कोई भी बात को लेकर कोई आक्रोश या रोष नहीं था। उसके बाद एक डेजी गांव है जहाँ पर सड़क जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावित है। वहाँ जाने पर वहाँ की स्थानीय प्रधान आई और उन्होंने कहा कि उनके जो है वहाँ के स्थानीय विधायक जो आज नेता प्रतिपक्ष है कि तो उन्होंने एक मशीन बेची। जब मैंने उस मशीन के बारे में पता किया तो पीडब्ल्यूडी वालों को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं, और हमने फिर पीडब्ल्यूडी के मेरे अधिकारी थे उनको तुरंत आदेश देकर उस जगह को, क्योंकि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कहना था कि गांव वाले वहाँ सड़क बनाने नहीं दे रहे, क्योंकि उनका ये था कि अगर वहाँ से सड़क जो बह गई है उसकी अगर कटिंग शुरू की जाए पहाड़ की तरफ को तो ऊपर गांव है उस गांव को जो है प्रभावित होगा, तो इसलिए ये पीडब्ल्यूडी वालों के हाथ खड़े थे। परंतु वहाँ जाकर जब मैंने वहाँ के पंचायत के लोगों के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की और हमने कहा इसको जो है थोड़ा बहुत कटिंग पहाड़ की तरफ से करेंगे और उसको रिटेनिंग वॉल लगाकर उसको भी सेव करने की कोशिश करेंगे, और जो नाला बना हुआ है बहुत बड़ा उसके बीच में से सड़क को जो है तुरंत कार्य शुरू करेंगे, चाहे हमें ब्लास्टिंग करना पड़े या अन्य तरीके करने पड़े, तो उसके लिए लोग माने और तुरंत हमने जो है वहाँ पर कार्य शुरू करने का काम शुरू किया। उसके बाद मैं उनकी पंचायत में बैठा, विस्तृत चर्चा हुई, कहीं भी किसी किस्म का किसी भी इलाके में रोष नहीं था। जब मैं इन कार्यों को करके मेरा अगला कार्यक्रम था लंबा थाच जो है एक गांव है जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाने का था। जब मैं जंजैली होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में 10-12 लोग जो है कुछ जो है नारे लगाते हुए वहाँ थे, उन्होंने कोई रास्ता उस समय नहीं रुका, साइड में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। इतनी सी बात हुई जिसका मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब मुझे मालूम नहीं कि वो किस विषय में नारे लगा रहे थे, क्यों मैं तो गाड़ी में चला गया था आगे। जब मैं लंबे थाज में पहुंचा वहाँ के स्थानीय प्रधान मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई भवन है 3 मंजिल से ज़्यादा है उधर, और सबसे निचला जो उनका जो भवन का जो मंजिल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर गाद भर गया और एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चे मतलब उसमें अपनी पढ़ाई कर सके। और उनका ये भी कहना था कि उधर जो है कोई भी अभी तक जो है वहाँ नहीं पहुँचा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं पहुँचे थे, जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि दिन में 17-17 किलोमीटर चले, तो उस हिसाब से तो पता नहीं वो चांद तक पहुँच जाते। परंतु सबसे अफसोस की बात यह है कि 160 बच्चे उस स्कूल में और जो रोड के साथ में है बिल्कुल जहाँ तक गाड़ी उनके दरवाजे तक जाती है वहाँ तक जो है नेता प्रतिपक्ष तक पहुँचे। वहाँ देखा तो पंचायत के लोग कुछ मनरेगा के तरफ से लगे हुए थे, कुछ वहाँ के योग मंडल और महिला मंडल
जो है वहाँ पर वो गाद को निकालने के लिए पूरा जो है वहाँ कार्य कर, पर गाद इतना है कि 8 कमरों के अंदर या 9 कमरों में उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स जो है गाद से भरा हुआ था। अब तो उसमें सड़न की बदबू भी आ रही, और साथ में जो एक मिडिल स्कूल का भवन था वो भी निचली बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस था। उसके ऊपरले मंजिल में एक कमरे में जो 50 के करीब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मजबूरी में उसमें रखा गया। साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। फिर जब मैं कॉलेज में गया जहाँ पर 400 छात्र छात्राएं वहाँ उस कॉलेज में जो है अध्ययन कर रहे हैं, उनकी भी यही हालत थी। उनका पूरा कैंपस चारों तरफ से बाढ़ के पानी से, गाद के कारण पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ, और निचले मंजिल के अंदर जितना भी साजो सामान था सारा सारा गाद भरने से सारा नष्ट हो गया। परंतु वहाँ भी कोई व्यवस्था उसको जो है रिलीफ देने का, उसको जो है ठीक करने का नहीं चला था। तो तुरंत हमने जो है पीडब्ल्यूडी में, मैंने अपने जाने से पहले ही जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, एक जो है पीडब्ल्यूडी की जेसीबी वहाँ पर हमने तुरंत भेजी और उसको सफाई कार्य में लगाया, और जो एसडीएम और जो तहसीलदार हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि इसके ऊपर तेजी से काम करके सारे कॉलेज कैंपस को फिर से जो है किया जाए। आज की तारीख में एक और मशीन, बड़ी मशीन जो है LNT लगाकर ताकि पानी का रुख बदला जाए, उसकी भी हम व्यवस्था करके आए। इसके बाद जो है मौसम कुछ खराब हो रहा था, बारिश भी पड़ने लगी थी। मैंने एक जिला स्तरीय और जो है हाई कमेटी की मीटिंग जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें DC, SP और चीफ इंजीनियर सबको चुनाव गेस्ट हाउस में बुलाया था। वो लोग मेरे इंतजार में थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रास्ते में ये सूचना दी गई कि कोई 60-70 लोग जो ये जो चुनाव के व्यापारी है, ज़्यादातर भाजपा के जो ज़्यादातर पदाधिकारी है, वो मुझसे दोबारा जो है बात करना चाहते हैं। क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, कोई 3 बजे से ज़्यादा का समय हो रहा था, मौसम खराब था, बारिशें हो रही थी, तो लोगों को जो है हमने रेस्ट हाउस के अंदर बैठने के लिए जगह जो है वहाँ पर उपलब्ध भी कराया। अंदर जब मैं गया तो मैंने कहा कि मीटिंग बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, राहत के कार्यों को लेकर मीटिंग थी। फिर भी मैंने कहा चलो प्रतिनिधियों से मिल लेता हूँ ताकि मैं उनसे फारिग होकर अपनी मीटिंग में ज़्यादा समय दे सकूँ। तो उनके साथ पूरी वार्ता हुई, तो मैंने कहा सब भीड़ के साथ तो बात हो नहीं सकती, सारे लोग ऐसे खड़े थे चारों तरफ, तो मैंने कहा 4-5 लोग जो उनके प्रतिनिधि बने हैं आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो वो बात वही थी, पिछले रात भी बात हुई, दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहे थे। और उन लोगों का ये था कि किसी भी तरह से मैं वहाँ पर उनके सामने ये फैसला करूँ कि ये कॉलेज जो है शिफ्ट नहीं होगा। वो जो है एक दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती से मुझसे फैसला चाह रहे थे कि मैं जो है वहाँ पर अनाउंस करूँ। मैंने कहा कि मैं अकेला जो है इसका फैसला नहीं ले सकता, ये फैसला सरकार लेवल पे हो चुका है शिफ्टिंग का। आप अपना ज्ञापन मुझे दीजिए, मैं इस ज्ञापन को जो है सरकार के समक्ष रखूंगा, और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा के बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने होगा। परंतु ये लोग जो है जोर जबरदस्ती करते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दिया वहाँ पर, और मुझे कहते हैं कि आप जब तक यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट नहीं करोगे हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। पर मुझे जो है मीटिंग मैंने जो है ऊपरले मंजिल में, ऐसे वो जो रेस्ट हाउस का चुनाव का एक महल से कम नहीं है, 25 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल है। तो शायद जयराम जी की कुछ सोच ही ऐसी रही होगी, बच्चों के हॉस्टल बना देते तो ये शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं आनी थी। पर वो जो है ज़्यादातर रेस्ट हाउसों में विश्वास करते हैं उस किस्म का। तो मैं जब उधर मीटिंग के लिए चला गया, वो लोग नारेबाजी करते रहे निचली मंजिल में। ऊपरी मंजिल में अधिकारियों के साथ, जिसमें कोई 50 से ज़्यादा हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, हमने अपने जो है जो भी रिव्यू की मीटिंग थी उसको विस्तृत तरीके से किया, और जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कहीं तेज़ी करने की ज़रूरत है, कहीं हमें जो है अन्य और तरीके से काम करने की ज़रूरत है, सब बातों का जायजा लिया और मीटिंग हमने बर्खास्त। उसके बाद कहीं 4-4:30 बजे हम लोगों ने जाके लंच किया। उसके बाद जब मैं जाने के लिए, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम मेरा जो है ये जो है गोहर के अंदर था, वहाँ भी मैंने एक इसी बात को लेकर मीटिंगें रखी थी जहाँ पर बाढ़ के ये जो पीड़ित लोगों की। तो जब मैं जाने के लिए बाहर आया तो उन्होंने चारों तरफ से जो मेरी गाड़ी है उसको घेर रखा था, मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। तो मुझे कहते कि आप यहाँ खड़े होकर अनाउंस करो कि भाई ये कॉलेज शिफ्ट हो गया। तो ये जो एक गैर जिम्मेदाराना बात ये कर रहे थे और जोर जबरदस्ती कर रहे थे, मैं फिर वापस रेस्ट हाउस में जाके बैठा। और जब आधा पौने घंटे के बाद
थोड़ा सा जो है रास्ता गाड़ी तक जाने लायक बना तो मैं गाड़ी में बैठा, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम में गोहर में लोग जो है रेस्ट हाउस में इंतजार में थे। पर इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं को गाड़ी के आगे खड़े कर दिया, उसके साथ में खुद खड़े हो गए, चारों तरफ से गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसमें काफ़ी मुशक्क़त के बाद पुलिस के साथ भी इन्होंने हाथापाई की और बड़े मुश्किल से गाड़ी को जो है मेन रेस्ट हाउस से निकाल के बाहर आने आए। उस बीच में इन्होंने जो है गाड़ी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उस राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने अपमान किया, ऊपर काले कपड़े फेंके, एक आध जो है कोई चप्पल नुमा चीज़ भी गाड़ी के झंडे के सामने जो है बोनेट के पास पड़ा हुआ मिला। आगे जब हम बड़े बड़े मुश्किल से जो बाहर का गेट था, बाहर के गेट पे फिर दोबारा जोर जबरदस्ती करके गाड़ी को चारों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर भी किसी तरह से पुलिस ने वहाँ से हमें आगे आगे का रास्ता क्लियर किया। जब थोड़ा 50 मीटर आगे गए तो फिर वहाँ पर कोई 10-11 लेडीज जो है फिर आगे गाड़ी के आगे जो है खड़े हो गए और बिल्कुल गाड़ी को जाने ना दे। उस बीच में ऊपर से जो, क्योंकि जो नीचे वो रेस्ट हाउस के निचले तरफ को था रास्ता, ऊपर से जो है रेस्ट हाउस से यही लोग जो है ऊपर से ये जो काले कपड़े फेंकते रहे, यहाँ तक कि पथराव भी गाड़ी के ऊपर के। वहाँ से भी चलो पुलिस ने किसी तरह से रास्ते को क्लियर किया बड़ी मुश्किल से, फिर जाके हम जो है आगे गोहर में पहुंचे और अगला कार्यक्रम जो मेरा राहत का था उसको किया। अब इस सब में मुझे केवल इतना कहना है, हम जो है राहत के लिए, चाहे वो सिराज का क्षेत्र है, चाहे धर्मपुर का क्षेत्र है, चाहे चंबा का क्षेत्र है, हमने बिना भेदभाव जो है तुरंत जिस दिन ये घटनाएं घटी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 24 घंटे के अंदर धर्मशाला से जो है सबसे पहले धर्मपुर पहुंचे, धर्मपुर के बाद चुनाव और जंजाली के क्षेत्रों में गए, सारे राहत कार्य उन्होंने तुरंत शुरू कर दिए। यहाँ तक जहाँ संभावनाएं थी हेलीकॉप्टर से राशन तक भेजा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सबको हमने जो है प्रेस किया और बड़ी तेजी से काम हुआ। मौके पे लोग जो है इस राहत कार्यों से पूरा संतुष्ट है। आज की तारीख में 60 से ज़्यादा मशीनें जो है खाली सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक चुनाव के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते अपनी बात रखते तो सब कुछ वहाँ पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहाँ पर आना मुनसिब नहीं समझा, वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात करें, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देता है, कहते हैं कि शर्मनाक घटना चुनाव में घटी। तो शर्मनाक घटना तो यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहाँ पर जो मकान मालिक है, जहाँ पर बच्चों को बारी बरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर एक कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो है फर्क पड़ेगा। क्या चंद बीजेपी के व्यवसायों के चक्कर में, उन ठेकेदारों के चक्कर में क्या हम अपने बच्चों का, छात्र छात्राओं का जान असुरक्षित में डालें? कोई बच्चा जो है चुनाव के कॉलेज में जाने को तैयार नहीं होगा। ये बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम से पूरे इंडिया से आते हैं, इसमें हिमाचल से आते हैं। ये कोई चुनाव के या ये जंजाली क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं है कॉलेज, ये कॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम के बेस से होता है। तो इन बच्चों को अगर वो नहीं आएंगे तो हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी वाले जब कुछ बोलते हैं उन्होंने इस बात को मोड़ के किसी और तरफ को लगा दिया, जबकि हकीकत ये है कि कुछ चंद बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो वहाँ मकान मालिक है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो है इसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों ने किया। तो ये एक सबसे बड़ी जो है एक राहत के कार्यों में बाधा पहुंचाना। और इसमें एक और बात आपके सामने लाऊंगा, मैं गांव-गांव जाके आया हूँ, बहुत दानी लोगों ने इस त्रासदी में हर तरह से इन्होंने जो है इसमें मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद सरकार की तरफ से अपनी ओर से करता हूँ।
कईयों ने राशन दिया है, कईयों ने बहुत किस्म की सामग्री दी है और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिया। कुछ पैसे कुछ सामग्री जो है हमें भी प्राप्त हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जो है सही तरीके से जब जो पात्र व्यक्ति है उनको बांटा जाए। परंतु जो बीजेपी वालों ने इकट्ठा किया हुआ है जो इनके पास है, उसमें भी राशन में बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। जो पैसा इनके पास करोड़ों के हिसाब से आज इकट्ठा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं दानवीरों से कि आप इसके ऊपर जिसको देना है उसका नाम मत लिखिए, ब्लैंक चेक दो ताकि हम अपनी उसके हिसाब से देंगे। मैं आपके माध्यम से जयराम और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जितना भी दानी लोगों ने बीजेपी के पास किसी भी किस्म का राहत सामग्री दिया है और जो कैश या जो इन्होंने पैसे में दिया है उसका एक एक का हिसाब दीजिए। किस किस व्यक्ति को ये कैश बांटा गया है, किस किस व्यक्ति को ये सामग्री दी गई है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से हमें पता लगे कि ये पैसा जो है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसका भेदभाव नहीं हो रहा है। ये हम इनसे जो है मेरा इनके ऊपर आरोप भी है और इनसे अगर ये जो अपने आप को बड़े नापाक कहते हैं, अगर पारदर्शी की बात करते हैं, पारदर्शिता का एक लिस्ट जारी करें कि कितना करोड़ रुपए जमा हुआ है और वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है और कितना सामग्री जो है आपके को प्राप्त हुआ है। मेरे जानकारी में ये है कि बहुत सारा सामग्री भाजपा के लोगों ने अपने जो स्टोरों में इनको रखा हुआ है ताकि कल वो जो है अपना जो है पिक एंड चूज करके उसका बांटें। तो ये जो है राहत के काम में भी भेदभाव करने वाले लोग हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि आप बताइए, मौका है, लिस्ट जारी कीजिए ताकि हम उस लिस्ट को सरकारी लिस्ट के साथ टैली करेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि आपको इन्होंने जो है कितनी राशि दी है, कितनी सामग्री दी है। यहाँ पता लग रहा है जैसे लोगों ने अब ये जो है बिंदल जी कहते हैं कि बहुत सारे हमने जो है किचन के किट्स दिए हैं। पता लग रहा है किसी किसी व्यक्ति को तो 10-10 कुकर भी दे दिए, किसी के पास एक भी कुकर नहीं है। ये है भाजपा के काम करने का तरीका। हर जगह पे राजनीति करेंगे, हर जगह पे वो जो है ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्षेत्रवाद फैलाएंगे और मंत्री गया हुआ राहत के काम देखने, वहां भी मंत्री के साथ जो है उनको जो खिसी इस बात की है कि जयराम जी पता नहीं, ना तो जयराम जी ने कोई निंदा की इस घटना की। मेरा नहीं करो कोई बात नहीं, कम से कम राष्ट्रीय ध्वज के बारे तो एक शब्द बोलो। इनके मुंह क्यों सिले हुए है उस पार्टी से जो राष्ट्रीय ध्वज को चाहते नहीं थे। तिरंगे का अपमान, अब तिरंगा यात्रा करने वाले तिरंगा का अपमान देखा हुआ सबने आपने किस किस्म से हुआ। तिरंगे के ऊपर काले कपड़े, तिरंगे के ऊपर कहते हैं जूते मेरे ऊपर नहीं बजे, जूता जो है तिरंगे के ऊपर फेंका गया, अगर फेंका गया है। ये कुछ बातें मैं जो है आपके समक्ष रखना चाहता था क्योंकि प्रेस में बहुत सारी बातें आ रही है कि मंत्री भाग गया। तो मैं वहां पर क्या कहते हैं परमानेंट रहने के लिए गया था। मैं वहां से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुझे 3 बजे वहां से निकलना था, परंतु लोगों के साथ बातचीत करते हुए मीटिंग लेट होने के कारण मैं जो है 2-3 घंटे वहां से लेट गया। तो मैंने वहां पर बैठे थोड़ी रहना था, मेरा अगला कार्यक्रम था बोहार में, उसके बाद नेक्स्ट मेरा धर्मपुर क्षेत्र के अंदर था, उसके बाद सरकाघाट के अंदर था। मैं तो अपने निर्धारित कार्यक्रम में जा रहा था उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव के अंदर तो लोगों में खुशी है कि कांग्रेस सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 7 लाख रुपए देने की घोषणा हो रखी है। अभी ये केंद्र में घूम रहे हैं और केंद्र में भी क्या कह रहे हैं कि एक जो है आपदा स्पेसिफिक एरिया को जो है पैसा मिले, जब पूरा प्रदेश जो है उस समय 2023 में आपदा से प्रभावित रहा। जयराम जी उस समय इन्होंने मांग की कि तुरंत जो है विधानसभा का सेशन स्पेशल इसके लिए बुलाया जाए। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें बड़ी चर्चाएं हुई। जब प्रस्ताव पारित करने की बारी आई कि केंद्र सरकार से मांग की गई कि हमें जो है एक आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र इमरजेंसी का घोषित किया जाए, जयराम जी वहां से मुकर गए। और उसके बाद जो है दिल्ली जाने की बात की, उसमें दिल्ली भी हमारे साथ नहीं आए। मैंने सिर्फ केवल ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जयराम जी को अकल आ गई तो देर आए दुरुस्त आए। आज कह रहे कि मैं दिल्ली आपके साथ आने को तैयार हूँ, मैं केंद्र सरकार से जो है आपदा प्रबंधन के लिए राहत लाने को आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जब किसी के पैर में जूता में पर कील चुभता है तभी पता लगता है कि क्या होता है कील। तो मैंने कोई स्वराज के लोगों के बारे में नहीं कहा, उधर के पीड़ित लोगों के बारे में नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले आज भी मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे इस घटना की बारी आई सबसे पहले फोन करने वालों में मैं था। डीसी को करने वाला, एसडीएम को करने वाला, एनडीआरएफ को
रास्ते पे डालने के लिए या एसडीआरएफ को डालने के लिए सभी किस्म का जो है इसका वो जो है उसका मैं कोशिश कर रहा था। तो ये जो है इन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि सिराज में इतना सारा जो है नुकसान हुआ है तो मैंने जो है उनके प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। इन्होंने लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की और ये मेरा उनके ऊपर आरोप है कि हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं। ये कहता है कि मैं किन्नौर में आपदा के समय आए होंगे कई बार, मैंने कभी नहीं कहा नहीं आया। गए होंगे किसी जगह पे, मैंने कभी नहीं कहा। अगर एक भी मकान किसी भी प्रदेश के वासी का अगर बह जाता है मेरे लिए वो सब बराबर है। हाँ, जयराम के लिए उसमें भी क्षेत्रवाद हो सकता है, यहाँ का मकान ज्यादा जरूरी है, वहाँ का मकान कम है, हमारा ऐसा नहीं होता। आज सारे दिल्ली में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जितने हमारे लोग हैं सब जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये बात 2023 से हम कह रहे हैं चलो दिल्ली, तुम्हारी सरकार है। डबल इंजन थी उस समय, तो अभी सिंगल इंजन में चलो फिर भी उसमें तेल डालो, बेशक डीजल महंगा है 100 रुपए का, ये सारा कम से कम चले तो सही है। जो इंजन है चलता ही नहीं है। अभी फिर मांग क्या कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। आपदा प्रबंधन के लिए जो पूरे प्रदेश आपदा में है, हर जगह पे मकान गिरे हैं। करसोग में भी तो गिरा है, आपके चंबा में भी गिरा है, धर्मपुर के अंदर भी गिरा है, कुल्लू के अंदर भी गिरा है, किन्नौर के अंदर भी हुआ, लाहौल स्पीति के अंदर हुआ है। उनके लिए नहीं मांग रही, ये कहते हैं हमारे भी 6 पैसे। तो ये जो है स्वार्थ से भरा हुआ इनकी सोच है, इनकी जो है मानसिकता जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, बाद लोगों को गुमराह करते हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, अब उसमें जो है हर कुछ लिखा जा रहा है। हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मौके पे अगर गांव के अंदर जाएंगे वो लोग बताएंगे कि किस किस्म के कार्य हुए हैं, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से उनकी मदद की है और आगे भी मदद करने जा रहे हैं। और बढ़िया पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इन सभी प्रभावित क्षेत्रों को जैसे 2023 में लाए लेकर आएंगे। धन्यवाद। मेघे जी, आरोप ये लग रहे हैं कि 125 दिन बाद आप गए और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बिल्कुल लोगों के बीच जाके ये कहा कि ये वन क्षेत्र की भूमि इसको हम नहीं दे सकते, बाकी हमारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सहानुभूति देने के अलावा दूसरी क्या दें। और दूसरा कि अब वन भूमि केंद्र के क्षेत्राधिकार में, तो क्या आप स्टेट की सरकार अपनी तरफ से भूमि देगी स्टेट की? अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का जो है एक सिस्टम होता है, सभी मंत्री सभी जगह नहीं पहुंच सकते। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे हैं, उसके बाद में जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री पहुंचे हैं, उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर पहुंचे हैं, हमारा जो है टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर पहुंचा है। बाकी हम लोग जो है अलग अलग जगह पे हम जो है स्टेट लेवल पर बैठ के सारी मॉनिटरिंग करते हैं। ये ठीक है, अभी भी मैं जब गया हूँ तो मैंने पूरी मॉनिटरिंग की। मैं खाली फोटो सेशन के लिए नहीं गया कि एक जगह पे खड़ा हो गया, फोटो खिंचा दिया और आ गया और लोगों को कहा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हमने जो है एक कंक्रीट बात की है, आपको किस तरह से हम रिहेबिलिट करेंगे। जहाँ काम में कोई हमें दिखा उसमें कोई तेजी लाने की जरूरत है, उसमें हमने मौके पे जाके तेजी लाया। हमने कोई फोटो से सेशन के लिए नहीं गए, लोग फोटो खिंचा के आगे डिजाइनर कपड़ों में घूम रहे थे वहाँ रात के समय में। जो जहाँ तक सड़कें पहुंची, जयराम जी का अपना स्टेटमेंट है कि जेसीबी आगे आगे है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। हम लोग उस किस्म के लोग नहीं है, जेसीबी रोड क्लियर करेगा तब जाएंगे, हम तो जो है उछल के जाते हैं, ये अलग बात है। और दूसरी बात आपने कहा कि फॉरेस्ट, हिमाचल में आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी भी हमारी जमीन है ये जो है इसका किस्म जो है वन है, और वन भूमि के ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी किसी किस्म का इसको किसी भी पर्पज के लिए सैंक्शन करने की अख्तियार नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 प्रभावी है, उसके तहत डेवलपमेंटल के जितने भी काम है, चाहे सरकारी आपके जो रोड्स बनने हैं, कोई भवन बनना है, स्कूल बनना है, उसके लिए हमें केंद्र सरकार को एफसीए में जाना पड़ता है और उसकी लंबी जटिल प्रक्रिया है। और सैंक्शन होने के बाद एनपीवी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस जमीन का हमें सरकार को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। हमने इस बारे में भी चिंता व्यक्त की और जो हमारा स्पेशल सेशन था उसके बाद हमने एक प्रस्ताव जो है दूसरे विधानसभा सेशन में रखा कि केंद्र सरकार को, हमने विधानसभा ने उसमें सर्वसम्मति से पास किया, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि केंद्र सरकार 1980 का जो एफसीए का कानून है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें जो है संशोधन करके हिमाचल जैसे जहाँ पर सारी भूमि वन भूमि है, प्राकृतिक आपदाओं में
जिनके मकान चले जाते हैं, जिनकी ज़मीन चली जाती है, उनको जो है वन भूमि से बदलाव में दिया जाए, या हमें जो है कुछ बीघे तक लोगों को जो है रिहेबिलिट करने के लिए दिया जाए। ये प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। बल्कि एक 1996 से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला हुआ गोदावरी के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एफसीए को मॉनिटरिंग कर रही है। उसमें भी हम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने तैयार कर दिया मसौदा। हम उसमें जा रहे हैं कि जो हिमाचल का जो एक अलग किस्म का हमारी समस्या है, उसको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है कि वन भूमि क्या होता है, ये किसी भी एक्ट में उसका डेफिनेशन नहीं है। तो हम केंद्र से मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाल के फॉरेस्ट का डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो हमें बहुत सारी जमीन मिल जाएगी जो हम ऐसे समय में लोगों को दे सकते हैं। अभी हिमाचल में जो है ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट है, चाहे बंजर है, चाहे आपके नदी नाले है, सारा का सारा फॉरेस्ट लैंड है। 1 इंच के ऊपर केंद्र के परमिशन और एनपीए दिए बगैर नहीं हो सकता, और उसमें मकान बनाने के लिए या जमीन बनाने के लिए तो प्रावधान है ही। बागवानी वाले क्षेत्र है, वहाँ कई क्षेत्रों में सिर्फ सड़कें टूटी हुई है। और जो सड़कें बनी हुई हैं आपको कुछ चाहिए नहीं है, उनका ऐसी बीमारी से बनी है, कितनी सारी मुश्किल है। तो इसके लिए एक अलग से फंड नहीं बना चाहिए, इसके लिए तकलीफ बताया नहीं। इसके लिए जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो रोड्स हैं उसके लिए तो फंड वैसे भी अवेलेबल है, परंतु जो लोकल बॉडीज के द्वारा कोई भी सड़क संपर्क बनाए उसके लिए भी हम जो है पैसे दे रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं जो सड़क पंचायत ने बनाई तो वो बंद का बंद रहेगा। जहाँ भी है डिप्टी कमिश्नर्स को पूरा जो है निर्देश दिया हुआ है, और तुरंत उन रोडों को चाहे जेसीबी लगानी है, चाहे डंगे लगाने हैं, और लगा के इसको बहाल करना है। अभी 2 साल आपने देखा 23 के, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान था, उस समय भी सेब के निष्कासन में मंडियों तक पहुंचाने में किसी भी किस्म की कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि हमने पूरा मॉनिटरिंग करके जहाँ भी कोई बंद था उसको खोलने के लिए जो है इस तरह के कार्य किया। वो तो मुझे बोलते हैं जयराम जी ठंडे इलाके का है, मुझे गर्म होने दो, फिर मैं दोस्ती करूंगा उनके साथ। विधानसभा में कहा है इन्होंने कई बार। और दूसरी बात है, चुनाव का जो नीचे बाजार का क्षेत्र है, ये एक बार नहीं, अनेकों बार इसमें जो है बाढ़ आने से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए। और मुझे ये जानकारी है कि ज़्यादातर एनक्रोचमेंट पर है ये मकान। अब एनक्रोचमेंट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि बार बार हमें जो है वहाँ पर लोगों की जानें चली जाए और लोगों को नुकसान हो जाए, तो क्या इसको किस तरह से बचाया जाए। दूसरा जो कॉलेज है, आपको जैसे बताया कि जयराम जी के पास समय था, बढ़िया जो एक 25 कमरे का रेस्ट हाउस महल नुमा बनाया हुआ था, उसके बजाय उसी जगह पे ये जो बच्चों के लिए, जो छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या जो भवन बनाना चाहिए बन जाता, तो आज ये नौबत ही नहीं आना। आज तो हमारा सारा का सारा मिक्स अरेंजमेंट पे है। तो छात्र छात्रा ये, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि जो अच्छे मेरिट वाले फर्स्ट मेरिट में नॉन ही प्रेफर करते हैं, सेकंड में नेरी करते हैं, थर्ड वाले जो है इसमें जाते हैं, कोई आएगा नहीं तो हम किसके लिए चलाएं। यही नहीं, अभी एक फार्मेसी का कॉलेज होगा, उसका भी आप जाएंगे तो 2 नालों के बीच में बनाया हुआ, 15 से 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। वो तो एक किस्म से ऐसा खतरनाक जगह पे है कि वहाँ अगर आप उनको स्थापित करोगे भी तो इस किस्म के कभी हादसे आएंगे तो पता नहीं कितने लोगों की जाने जाएगी। ये सारा अनप्लान पैसा मिला, पैसे का प्रयोग करना जो है इनको नहीं आया। इन्होंने 17 तो हेलीपैड बना दिए, दर्जनों जो है वहाँ पर क्या कहते हैं ये रेस्ट हाउसेस बना दिए। अभी आप, मैं जंजाली में कल जाके आया हूँ, वहाँ पर एक हमारा जो है टूरिज्म का, वहाँ पर कोई 32 करोड़ से ज़्यादा का जो है भवन बना दिया, और वो बाद में दे दिया क्लब महिंद्रा को। मुझे भी वहाँ जाना था देखने की कैसा है वो, तो मैं भी क्लब महिंद्रा का मेंबर हूँ। तो वह होटल तो आजकल बंद पड़ा है काम पर, 30 लाख सालाना में बताइए, पता नहीं क्या सोच के बनाया हुआ। उसी जगह पे कॉलेज भी बनाते थे जनजन। अब वहाँ पर एक और ज्यादा परेशानी क्या है, वहाँ थुनाग में भी बहुत बड़ा वो बना दिया मिनी सेक्रेटरी, एसडीएम जो है थुनाग में बिठा दिया। लोगों ने इनके मुख्यमंत्री रहते समय इनका जो है पूरा पुतला फूका, पंजाब के इधर जंजाली के लोगों ने कि भाई ये जंजाली में होना चाहिए था, इसको कहाँ थुनाग में।
फिर उसके बाद इन्होंने एक वहां भी भवन बनाया, खाली पड़ा हुआ है, करोड़ों की मतलब बिल्डिंगें खड़ी है वहां पर, जो खाली पड़ा है। लोगों की मांग के बाद में जो है जो उनको मजबूरी में जो है अब 12 दिन जो है ये जंजली में रखना पड़ता है एसडीएम को, और बाकी 18 दिन जो है इधर रखना पड़ता है चुनाव में। तो बताइए ये किस किस्म की व्यवस्था की इन्होंने। तो ये जो है अनप्लान्ड सारा जो सड़कें बनी हैं, अनप्लान्ड बिल्डिंग बने हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा नुकसान करने का कारण ये है। बाकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के बाग बगीचे गए हैं, पॉली हाउसेज गए हैं, उनके लिए हमें जो है एक स्कीम बनाएंगे किस तरह से उनको रिहेबिलिट करेंगे। परंतु अगर हाँ इसके बैटल से अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश का जो पिछले साल की आएगी इसमें इसमें लिखा है पूरा पेज से जानी है कि लोगों ने रेलवे में मारा है इसमें इन्फोर्समेंट करके घर बनाने में को अलग अलग कराते हैं। और इसी तरह से इससे पिछले साल बारिश से बारिश होते हुए ये पिछले वहाँ पे जाती है पिछले 3 साल से किताब पढ़ने की किताब हिमाचल है। सरकार ने उनकी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बताई है कि नदी नाले से और लोग परमानेंट निर्माण में सफाया करेंगे ताकि जो इस तरह की आपदा ना तो अभी जो अभी हमारी आपदा हुई है इसके साथ से घर गौशाला और वगैरह वगैरह अच्छी रहने के लिए आता है जिससे इनके नुकसान पहुँच गया तो सरकार की खंड हो जाएगी। अगर राजनीति को छोड़िए आप सरकार हो तो किसान हर क्या है काफी तरह आपने समेज और बागी पुल का जो यहाँ पर बताया है, मैं जो है वहाँ भी गया हूँ। वहाँ की भी ये कई बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों के एनक्रोचमेंट पे बने थे। और ज़्यादातर अब सड़क जब खुल जाती है तो लोग चाहते हैं कि सड़क के नज़दीक अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आप खोल लेते हैं तो वहाँ पर एक पूरा एक तैयार हो जाता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जिसमें ढाबे होटल या जो भी कहिए आप, उस कारण भी बहुत सारा नुकसान हुआ। ये ठीक है, इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जो तो बस गए हैं, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग जो है बस चुके हैं, उनको तो आप वहाँ से हटा नहीं पाएंगे। पर भविष्य में ना बने उसके लिए कोई कानून बने, उस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। जयराम ठाकुर ने आपसे इस समय कहा कि आप संवेदनशील हैं और मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी व्यक्ति को कब से हटाना चाहिए। दूसरी बात सत्ताल की सकती है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी पहले भी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, फिर आपके बेटे पर सिरमौर में एफआईआर हो जाती है, इन सभी इंसिडेंट को आपको करा देते हैं। और दूसरा सवाल ये इतने सारे एक साथ पूछोगे मैं भूल जाऊंगा। सबसे पहले मेरे बेटे पे आ जाता है, ठीक है। मेरे बेटे पे एफआईआर करने दिया तो उसमें मेरा भी तो कोई वो रहा होगा, मैंने कानून को रोका नहीं। एक प्रक्रिया है एफआईआर का, जो भी जाके कर सकता है। तो हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम जो है इनके तरह नहीं है कि इधर जो है बड़े बड़े कांड हो गए, अब नेशनल लेवल पे देखे कोई एफआईआर करने दिया इन्होंने। हमने तो करने दिया, एफआईआर किया तो किया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अगर जयराम जी ने मेरे खिलाफ लोगों को गुमराह करना शुरू किया तो मेरे इलाके के लोगों को रोष था। तो उन्होंने एक जो है लोकतांत्रिक तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लेके सिर्फ रोष प्रदर्शन किया, उसमें क्या खामी है। और दूसरी बात, जयराम जी कहते हैं मैं संवेदनशील नहीं रहा, किस तरह से नहीं रहा मुझे बताइए। मैंने क्या ऐसी बात कह दी जिसके कारण जो है आप मुझे जो है झूठा मूठा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले आप अधिकारियों को पूछ सकते हैं, एसडीएम से लेके आपके डीसी तक किसका फोन गया हुआ उस समय, तुरंत सबसे पहले यही होता है। मैं तो जो है सैटेलाइट फोन अपने गाड़ी में साथ लेके चलता हूँ, और जहाँ जहाँ सैटेलाइट फोन दिया उसका नंबर रखता हूँ, ताकि वो कोई बहाना ना मारे कि मेरा फोन जो है इधर रह गया उधर रह गया। और एक एक दिन में मॉनिटरिंग करता हूँ कौन अधिकारी सुन रहा है नहीं सुन रहा है। हम जो है विश्वास करते हैं काम करने में, हम पर्दे के पीछे काम करते हैं। जयराम के तरह से फोटो शूटिंग नहीं आते। लोग बता रहे थे साथ साथ कह रहे थे जयराम जी को, एक जगह पे दौड़ लगा रहे थे, उधर से पत्थर नहीं आ रहा है और दौड़ रहे हैं वो। इस किस्म से क्या होगा, वो ग्राउंड लोग जानते हैं। जिस स्कूल के जिस कॉलेज के 400 बच्चे वहाँ कीचड़ में हैं, वहां तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो ये हमारे पे क्या आरोप लगाएंगे। हम आज भी ना केवल सराज के लोगों के साथ, पूरे हिमाचल के जो भी पीड़ित लोग हैं, एक एक घर, चाहे किसी गांव में एक ही घर गया है, उनके साथ खड़े हैं। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह
सुक्खू को एक श्रेय जरूर जाता है कि इन्होंने जो है पैकेज, फर्स्ट टाइम राहत के पैकेज में इतना बड़ा परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के अंदर करके हजारों लोगों को राहत पहुंचाई, जिसका जिक्र ना बीजेपी वाले करते हैं ना इनके लीडर करते हैं। इनको तो यही है कि ये कैसे कर दिया इन्होंने हिमाचल को अगर कंगाल बनाने में, अगर हिमाचल की आज आर्थिक दशा खराब है, ये सब जयराम जी की नालायकी के कारण हुआ है। आज हिमाचल जो भुगत रहा है, इस किस्म के मुख्यमंत्री जो रहे, जयराम जी के तरह मुख्यमंत्री आज तक किसी प्रदेश में नहीं होना चाहिए दोबारा। ये तो ये जो है इस किस्म के लोग आएंगे, सिर्फ ये जो है अपने महल बनाते रहेंगे और आम आदमी से हट के जो काम करते हैं। आप और के विधायक हैं, विमल के मामले में जो सीबीआई जांच के दायरे में चल रहे अधिकारी हैं, जिसमें देशराज और मीना का नाम प्रमुखता से आ रहा है, उनको सरकार ने अब फाइल पोस्टिंग दे दी है। किरण बेदी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सरकार की सिंपैथी इसके साथ है, किस साथ दिखता है। अब बार बार आप लोग उस मुद्दे को उठा दो। आप ये सीबीआई से क्यों नहीं पूछते कितने महीने हुए, क्यों, कौन सा ये कोई रॉकेट साइंस पता करना था? एक आदमी ने आत्महत्या कर दिया, उसको किस तरह से किसी ने इंस्टिगेट किया है, आज तक क्यों नहीं ये प्रूफ हो रहा? सीबीआई कर क्या रही है? सीबीआई से अच्छा तो हमने क्या, जिस दिन ये घटना घटी उसके तुरंत बाद सबसे पहले सस्पेंड किया, उसके बाद उनको ट्रांसफर किया, उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद जो है हाई पावर्ड कमेटी से जो है हमने जो है एक इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरियां चली हुई थी। अब ये एक बीजेपी का मुद्दा ये था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट में चले गए, सीबीआई पे आ गए। अब सीबीआई करे तो सही, लाए तो सही, पर ये अधिकारी जब तक दोषी करार नहीं होते हैं, हम उनको सस्पेंशन का भी एक पीरियड होता है, सस्पेंशन के बाद हमें उनको रीइंस्टेट करना ही करना है, अदरवाइज उनका भी अपना राइट है, वो कोर्ट के माध्यम से हमें ऑर्डर करते हैं। इनको उन पोस्टों पे कहीं नहीं रखा गया जहां पर ये जो है थे। अब डायरेक्टर से उसको हटा के चीफ इंजीनियर बनाया तो वो डिमोशन है, और दूसरी तरफ से मीना जो है वहां पर एमडी था, एमडी से हटाकर अगर उसको सेक्रेटरी आपने उसको एक क्या कहते हैं खेल विभाग में डाल दिया, तो उसका क्या प्रमोशन है? भाई मुख्यमंत्री हमसे सलाह ले ना ले वो आप थोड़ी हम दोनों बात करेंगे, ये तब कैबिनेट है, कैबिनेट अपने विजडम में करती है जो भी है, और मुख्यमंत्री उसका हेड होता है। तो ये तो इंटरनल बातें होती है, तो सब आपसे थोड़ी शेयर करेंगे। अभी तो नोटिफिकेशन में ये कहा कि टेम्पररी शिफ्ट हुआ है, पर जयराम जी की पीड़ा है। मेरी नियत कभी मनसा नहीं थी इस कॉलेज को शिफ्ट करने का। मैं पिछले बार जाकर मेरा जो एसडीएम ऑफिस खाली था वहाँ, जिसमें ट्रेजरी चल रही थी, मैंने ट्रेजरी को शिफ्ट कराया, जो जयराम जी नहीं करा सके अपने समय में, और उसको खाली करा के 40 लाख रुपए उसको जो है रिनोवेशन के लिए भी डाला। मेरी मंशा थी कि इस कॉलेज को वहीं चलाऊं, मेरी मंशा थी कि इनको बेटर जो है बच्चों को फैसिलिटीज मिले। मैंने वहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 बिल्डिंग है, एक नई एक पुरानी, वहाँ के स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे ये जो नया भवन है जिसमें 2 ही कमरे दिए मुझे दे दो, ताकि मेरे बच्चे जो है अच्छा वहाँ पर जो है इनका पाठन हो। वो भी नहीं दिया। बाहर एक जो है छोटी सी जगह थी जिसमें मैंने कहा बच्चों को खेलने तक के लिए जगह नहीं है, मैं कहा इधर बास्केटबॉल कोर्ट ना देता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा देव स्थल है, हम नहीं दे सकते। इन्होंने कहा हमारी मदद की कहीं भी, हमारी मंशा कभी नहीं थी इसको शिफ्ट करना। कांग्रेस हमेशा बसाने का काम करती है, बीजेपी से जो है राजनीति करके उजाड़ने का काम करती है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप बताइए, जब विधायकों ने गवर्नर साहब को पिछली बार कांग्रेस हम जब सुने थे, तो गवर्नर साहब को भी इसी तरह का उन्होंने रोका था ना, देशद्रोह का केस हुआ उनके ऊपर, ये क्या उनसे ऊपर हट के चले गए? मैंने उनकी बात रेस्ट हाउस के अंदर 70-80 आदमी कोई नहीं बुलाता, सबको बुला के मौका दिया, एक बार नहीं अनेकों बार, पहले रात को दूसरे दिन सारी बातें की, लोकतांत्रिक तरीके में मैंने उनकी बात सुनी। अब वो जबरदस्ती मेरे से फैसला कराना चाहेंगे, ये क्या लोकतंत्र है? जब मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम पे जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी रोक कर मुझे वहां से जाने से रोकते हो, और फिर उस पर जो है राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आप जो है काले जो है कपड़े फेंकते हो, चप्पल फेंकते हो, बाद में पथराव भी करते हो। ये क्या लोकतंत्र में ये है? आपको विरोध करने का अधिकार है, जैसे आप कोने में खड़े होकर मेरे खिलाफ चाहे जो मर्जी बोलते हो, मुझे क्या इतराज है? आपका विरोध है, कर दीजिए, पर आप मुझे रोकते हो काम करने से, सरकारी काम में मंत्री का दायित्व के काम से रोकते हो, वो जो है गैर कानूनी है। उनके ऊपर एफआईआर तो अभी और धाराओं में होना चाहिए, देशद्रोह का भी लगना चाहिए,
जब हमारे विधायकों के ऊपर अगर गवर्नर की गाड़ी रोकने का जो है देशद्रोह लगता है, तो मंत्री भी तो एक संवैधानिक पद पर है, हम उनसे कम है क्या? या जयराम जी की मर्जी चलेगी क्या? कैबिनेट में अकेला मैं तैयार नहीं करता हूँ, कैबिनेट के सभी साथी बैठ के उस पर विचार विमर्श करेंगे। और कांग्रेस ने एक इतिहास बनाया, 2023 में कभी ये प्रश्न आपने पूछने से पहले ही होगा, 1,30,000 रुपये मकान पूरा नष्ट होने का मिलता है। हम हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 7 लाख दिए। हमारे जो पार्सल डैमेज होता है 10,000 रुपये मिलते हैं, 1 लाख रुपए दिया। और अब पशुधन का ये होता था कि 2 से ज्यादा पशु अगर चले गए तो आपको 35,000 रुपये बड़े पशु का मिलता था। 55,000 रुपये पशुधन का, बड़े जानवरों का, चाहे नंबर कितने भी हो। भेड़ बकरियां 3 से ऊपर नहीं मिलता था। मैंने तो जो है चंद्रताल में देखे, जब भेड़ बकरियां बर्फ में दबी, वो लोग रो रहे थे कि हम कैसे मिलेगा। हमने कहा इंतजार करो हमारा, और मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज दिया, उसमें 6,000 रुपये भेड़ों का, भेड़ बकरी का, और नंबर कुछ नहीं, 250 मरे तो 250 के दिए। इतना बड़ा राहत तो जो है दिल्ली के अंदर मोदी जी कर नहीं रहे। आज भी संडे है, मोदी जी दिल की बात करेंगे, काम की बात नहीं करने वाले। ये बीजेपी वाले वही काम करेंगे। अभी हमारे 4 दिन लगातार हुए हैं, बहुत कुछ प्रस्तावें आई आप। आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जो केंद्र का रिलीफ मैनुअल है, उसमें पूरा मकान जो सेटलमेंट होता है, उसमें 1,30,000 रुपये मात्र मिलता है। पिछली बार जो 23 को, फिर 24 को माननीय मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपए दिए। आर्थिक कंगाली के बावजूद हमने अपने संसाधनों से उसमें दिया। प्रदेश के लोगों ने भी हम इस जो है उसमें मदद की। मुख्यमंत्री राहत कोष बनाए, उसमें पैसे डालने के बजाय भाजपा राहत कोष में पैसा डाला जा रहा है, और जो उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। अब हमारी 60 मशीनें लगी हुई है आज की तारीख में, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम भी मशीन लगाएंगे, और फिर चुपके से फोन कर रहे हैं तेल तुम दो, है तेल हम दे, मशीन जयराम के नाम से होगा। ऐसा नहीं चलेगा। इसमें ये है कि 22 अगर इंक्वायरी की बात की है कि पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड का की भूमिका जो है, इसकी वजह से ये एक तरह की बात है, जैसे इनका आपकी नॉलेज में है किस तरह की जांच हो रही है? ये जो है बहुत सारी बातें होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है कोई एक जगह से ट्रिगर नहीं होता, इसके बहुत सारे जो है पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको स्टडी करने की जरूरत है। अब ये जो है वार्मिंग का अगर लगाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ भी जाता है टेम्परेचर, तो उससे भी जो है बड़ा भारी नुकसान है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये खाली एक डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। केंद्र से भी एक टीम आई, मुझे भी थुनांग में मिले, उसमें कुछ साइंटिस्ट थे, उन सब से भी थोड़ी सी चर्चा हुई। और ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। इसके ऊपर जितना भी आप शोध करेंगे, उसके बाद ही आप कह पाएंगे कि किस तरह के हमें जो है इसमें एहतियात बरतने पड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।